क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 23, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे नॉइज एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में, मतलब ध्वनि एंड ध्वनि प्रदूषण के बारे में। जैसे कि आप समझते हैं कि ये एक प्रकार का पॉल्यूशन है एंड पॉल्यूशन भी नर्सिंग यानी कि हेल्थ, हमारी हेल्थ सिस्टम से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि अगर आप पॉल्यूटेड रहेंगे, जिसमें आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आते हैं जैसे एयर पॉल्यूशन या फिर साउंड पॉल्यूशन, तो अगर इस तरीके के पॉल्यूशन से आप जूझते हैं तो भी ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही खराब माना जाता है। तो इसी के अंतर्गत आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ध्वनि यानी कि साउंड है क्या, या फिर ध्वनि को किस में मापते हैं, या ध्वनि जो मानव कान के लिए बहुत ही आवश्यक है वो किस लेवल तक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ध्वनि के मापन की इकाई डेसिबल होती है, जिसको डीबी में लिखा जाता है। ध्वनि की तीव्रता यानी कि फ्रीक्वेंसी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्वनि कितनी तेज है या फिर कितनी धीमी है, उसको हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से शहरों एवं महानगरों की समस्या है। ज्यादातर यह जो प्रदूषण है ये शहरों में पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि से जुड़े हुए कई मुख्य तत्व हमारे शहरों में मौजूद हैं, जैसे कि बस, ट्रक या फिर रोजमर्रा की डेली यूजेज में यूज होने वाले फोन से रिलेटेड सॉन्ग्स या अदर नेसेसरी चीजें। इसके द्वारा कस्बे एवं गांव कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि गांव और कस्बों में ध्वनि प्रदूषण कम देखने को मिलता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो ध्वनि की अधिकतम सीमा जो होती है वो 45 डेसिबल होती है। यानी कि 45 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि हम सुनते हैं तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि 75 डेसिबल का शोर मनुष्य कान को बहरा कर सकता है और ये हमारी हेल्थ सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। कई शहर ऐसे हैं जिनका ध्वनि प्रदूषण स्तर 85 से 115 डेसिबल तक है, जिसकी वजह से वहां पर ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज्यादा लेवल पर है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्वनि का प्रदूषण। ध्वनि यानी कि डेफिनेशन ऑफ नॉइज। नॉइज की डेफिनेशन अगर यहाँ पर हम देखें तो यह एक अवांछनीय यानी कि अनवांटेड, जिसको हम नहीं चाहते, ऐसी ध्वनि से हमारे अंदर अशांति, तनाव ये उत्पन्न हो जाता है। यह स्थिति ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। जिस ध्वनि को हम सुनना प्रेफर करते हैं वो ध्वनि हमारे कान के लिए हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन अगर वही हम बात करें अनवांटेड साउंड की, तो ऐसा अनवांटेड साउंड जो कि लाउड वॉइस में होता है या फिर हमें अशांति पहुंचाता है या तनाव उत्पन्न करता है, ऐसी ध्वनि जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। किसी भी स्रोत द्वारा निकलने वाली ध्वनि ध्वनि प्रदूषण बन जाती है जब उसे सहन नहीं किया जा सकता हो। यानी कि एक ध्वनि जब तक सहन की जा सकती है वह तब तक हमें ध्वनि प्रदूषण के हानि नहीं पहुंचाती है, लेकिन जब उसको सहन करना अविश्वसनीय हो जाता है, असहनीय हो जाता है, तब वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ध्वनि की आवृत्ति की मापक इकाई। तो इसको मापने की इकाई क्या होती है? अब हमने पढ़ा ध्वनि को किसमें मापा जाता है, तो वो डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में उसको दिया जाता है, लेकिन इसकी इकाई यानी कि यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है? हर्ट्ज। ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। ध्वनि की को आवृत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जो हम नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर देखेंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं वो? तो अपश्रव्य, पराश्रव्य और श्रव्य। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है श्रव्य यानी कि ऑडिबल। ऑडिबल साउंड क्या होता है? वही जिसको हम सुन सकते हैं। तो ऐसे साउंड को हम क्या कहते हैं? श्रव्य यानी कि
जिसे मानव कान सुन सकता है, ऐसे साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, इनको मनुष्य कान द्वारा सुना जा सकता है। इसे मानव की श्रव्य यानी कि ऑडिबल रेंज कहते हैं। तो श्रव्य यानी कि जिसको हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है अपश्रव्य। अपश्रव्य से हमारा तात्पर्य यहाँ पर इंफ्रासोनिक साउंड से है। इंफ्रासोनिक साउंड का मतलब यहाँ पर ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती है। नेक्स्ट हमारी ध्वनि है पराश्रव्य। थर्ड जो ध्वनि है वो है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक तरंगे ऐसी तरंगे ध्वनि तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति श्रव्य आवृत्ति की अधिकतम सीमा 20 हर्ट्ज से अधिक हो, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन ध्वनि तरंगों को जानवर यानी कि एनिमल्स जो हैं सुन सकते हैं, और जो ये तरंगे होती हैं अपश्रव्य, इन ध्वनि तरंगों को बड़े आकार के यानी कि बड़े आकार के सामान या फिर वस्तु द्वारा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत म्यूजिकल साउंड भी एक तरंग है। इसके अंदर हम देखते हैं ऐसी ध्वनियां जो मनुष्य के कानों को प्रिय लगती हैं, लेकिन देखा जाए तो यह सुखद अनुभव कराती हैं, जैसे कोयल की कूक, मानव गीत, गजल आदि। इस तरीके के साउंड जो है वो म्यूजिकल साउंड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें शोर। शोर के अंदर जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की होती है। इसे शोर कहा जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि 45 डेसिबल की ध्वनि जो है वो मानव कान के लिए सही रहती है, लेकिन अगर इससे ऊपर की ध्वनि है तो उससे मानव कान बहरा हो सकता है। इसीलिए यह हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट बन जाता है। इसके अलावा मन को अशांत करने वाली अरुचिकर ध्वनियां भी शोर कहलाती हैं। इसी के बाद नेक्स्ट हम पढ़े तो ध्वनि प्रदूषण के कुछ सोर्स भी होते हैं, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं, श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य। अब हम जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत यानी कि कहां-कहां से ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। तो पहला आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है मनोरंजन स्रोत। तो जो ध्वनि के स्रोत हैं उनमें पहला मनोरंजन आता है। मनोरंजन जैसे कि टीवी, उत्पन्न तेज ध्वनि के रेडियो, कंप्यूटर आदि से भी उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनियां मनोरंजन ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा यातायात एवं परिवहन से भी क्या होते हैं, ध्वनि, तेज प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत जैसे कि ट्रक, बस आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो औद्योगिक स्रोत। औद्योगिक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत उद्योग से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां जो हैं औद्योगिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि उद्योग क्षेत्र, कल कारखाने यानी कि कारखानों में जब काम किया जाता है तो उनसे जो शोर उत्पन्न होता है उसको औद्योगिक स्रोत का नाम दिया जाता है। धार्मिक स्रोत, धार्मिक में जैसे कि धर्म का प्रचार करने के लिए या धर्म से जुड़े हुए कुछ रिचुअल्स में क्या होता है कि आपके माइक, लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है, वो भी आपका ध्वनि का स्रोत होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें राजनीतिक स्रोत, तो राजनीतिक स्रोत में जैसे कि राजनीति के अंतर्गत चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान यूज होने वाले लाउड स्पीकर या माइक का उपयोग किया जाता है, या फिर जनसभाएं की जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का साउंड क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें यानी कि जो नेचर से हमें मिले हुए स्रोत होते हैं, जैसे नेचर से बिजली का गरजना या फिर ज्वालामुखी विस्फोट, इस तरीके के जितने भी नेचर संबंधित ध्वनियां क्रिएट होती हैं उनको प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो ये बात हमने पढ़ा स्रोतों के बारे में। स्रोतों के बाद हम देखेंगे ध्वनि के लेवल क्या क्या होते हैं। लेवल, यहाँ पर ध्वनियों के कुछ लेवल डिवाइड किए गए हैं, यानी कि किस लेवल की ध्वनि किस जगह पर यूज होनी चाहिए उनके बारे में यहाँ बात की गई है। जैसे कि अगर हम देखें कि एक विद्यालय कक्ष के अंदर क्या ध्वनि होनी चाहिए, तो वो 35 डेसिबल की ध्वनि यूज की जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें तो जनसभा में 85 डेसिबल की तक की ध्वनि यूज की जाती है, या फिर गृह मुलाकात के दौरान हमारी जो ध्वनि होनी चाहिए वो 30 डेसिबल के आसपास होनी चाहिए। तो इसी तरह से अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे ध्वनि के कुछ लेवल्स हैं। नेक्स्ट हम अगर इसमें देखें ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, यानी कि ध्वनि प्रदूषण जब होता है तो उसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम इस पॉइंट के अंदर जानेंगे। इफेक्ट यानी कि प्रभाव। तो जैसे कि हमें पता है कि तेज ध्वनि के कारण मानव कान जो है बहरा हो सकता है। तो यहाँ पर पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि बहरापन अस्थायी या फिर स्थायी, यानी कि एक लंबे, या तो ऐसा हो सकता है कि पूर्ण रूप से मानव कान बहरा हो जाए, या फिर अस्थायी का मतलब है कि हम कम सुनने लग जाएं। इसके साथ साथ जब तेज ध्वनि हमें सुनने को मिलती है तो इससे हमें तनाव उत्पन्न होता है या फिर चिड़चिड़ाहट भी होती है, क्योंकि कई मनुष्य जो है बहुत ही लो वॉल्यूम सुनना पसंद करते हैं और वो इसी तरीके से बात भी करते हैं। तो इसीलिए इसके दुष्प्रभाव ये हो सकते हैं कि हम चिड़चिड़ा, मानव जो है वो चिड़चिड़ा महसूस करे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि तेज ध्वनि की वजह से हृदय की जो है गति यानी कि धड़कन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, व्यक्ति हाइपर हो जाता है। इसी तरीके की अन्य कमियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि अनिद्रा। अगर ध्वनि ज्यादा तेज होती है तो हम सो नहीं पाते हैं, अच्छे से स्लीप नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम हेल्थ को अपनी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी तक हमने ध्वनि के स्रोतों के बारे में या फिर ध्वनि के प्रकारों के बारे में पढ़ा, या फिर ध्वनि से उत्पन्न होने वाली हेल्थ संबंधी परेशानियों के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। इसी के साथ साथ ध्वनि के कुछ इम्पोर्टेंस भी हैं, तो वो इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि संपर्क साधने का माध्यम है, यानी कि ध्वनि की जो पहली इंपॉर्टेंस है, यानी कि पहला महत्व जो है वो क्या है कि ध्वनि के द्वारा ही हम एक दूसरे से संपर्क यानी कि कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे को सुन पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मानव एक दूसरे से जो है अपनी विचारों को आदान प्रदान नहीं कर पाते। नेक्स्ट है मधुर ध्वनि मन को शांति भी प्रदान करती है। तो जरूरी नहीं है कि ध्वनि की वजह से या ध्वनि ज्यादा तेज ध्वनि की वजह से जिस तरीके से हमें परेशानियां होती हैं, उसी तरीके से अगर जैसे कोयल की आवाज सुनी जाए या किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज सुनी जाए जिसकी जो ध्वनि है वो मेलोडी है, तो उससे हमारा मन शांत भी हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव बेनिफिट हमें देखने को ध्वनि के अंदर मिलता है। ध्वनि संवाद का भी माध्यम है, यानी कि बातचीत को हम संवाद बोलते हैं, इसका भी माध्यम है। तो ध्वनि से हम एक दूसरे से संवाद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसी के अंतर्गत तो ध्वनि नियंत्रण करने के उपाय। तो ध्वनि को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। तो किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए एवं रात्रि के समय इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसा कि आपको पता है अभी जो है लॉ के अकॉर्डिंग जो है 10 बजे के बाद हम जानते हैं कि लाउड म्यूजिक बजाना एक कम्युनिटी के अंतर्गत वो बैन किया जा चुका है। तो ये इसी का एक बेनिफिट है, यह इसीलिए नियंत्रित किया गया है क्योंकि हेल्थ सिस्टम को बहुत ही ज्यादा इससे नुकसान पहुंचता है।
तो इसी की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रयोग जो है वो एक लिमिटेड मात्रा में किए जाने की तरफ एक पहल को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो औद्योगिक इकाइयां शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करनी चाहिए, यानी कि जितने भी कारखाने हैं वो किस शहर से दूर होने चाहिए ताकि उनसे मनुष्यों को जो है हानि ना पहुंचे। तेज आवाज युक्त पटाखों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी हमें फुलझड़ियां या फिर जिन पटाखों की नॉइज जो है बहुत ही लो होती है उन पटाखों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा तेज ध्वनि वाले पटाखों को हमें बैन कर देना चाहिए। शादी समारोह में अनावश्यक तेज ध्वनि युक्त वाद्य यंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार के हम यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि कहाँ पर हमें ध्वनि का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कुछ ध्यान रखने योग्य भी बातें हैं इसमें, जिनको हमें एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम देखें तो इनको हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ध्वनि के मापन की इकाई क्या है, डेसिबल है, और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण के कारण कई प्रकार की मानसिक एवं शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, यानी कि मानसिक रूप से हम तनाव महसूस करते हैं और शारीरिक रूप से हमारा मानव कान जो है वो बहरा हो सकता है। तो इसी के दो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम माने तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि मानव कान के लिए जो अधिकतम ध्वनि सेट की गई है वो कितनी है, 45 डेसिबल तक निर्धारित की गई है। इसी के साथ साथ मनुष्य केवल 20 से 20 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें सुन सकता है। तो हमें पता है कि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो किसके अंतर्गत आती है, श्रव्य के अंतर्गत, जिसे मानव कान जो है सुन सकता है, ऑडिबल साउंड के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों के माध्यम के कणों को किसी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन ध्वनि तरंग का आयाम कहलाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ध्वनि तरंग का आयाम क्या होता है, तो ध्वनि तरंग का आयाम क्या कहलाता है कि तरंगों के माध्यम से कणों को किसी एक दिशा से दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन करना, यानी कि दूसरी दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। नेक्स्ट है 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी के साथ ये जो ध्वनि का चैप्टर है ये यहाँ पे खत्म होता है। इसके अंतर्गत आज हमने ध्वनि से जुड़े हुए कुछ स्रोतों को पढ़ा, या फिर ध्वनि के इफेक्ट्स को समझा, या फिर ध्वनि की परिभाषा को जाना, और साथ ही साथ हमने ध्वनि के लेवल्स को भी समझा। तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से लेकर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि ध्वनि को किसमें मापा जाता है, ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, या मानव कान के लिए कितनी ध्वनि जो है सही मानी गई है WHO की रिपोर्ट के अनुसार, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी लेवल की ध्वनि या कितने डेसिबल की ध्वनि जो है मानव कान को बहरा कर सकती है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ध्वनि का हेल्थ सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या किस तरीके से हम ध्वनि और हेल्थ सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को हितकारी बनाने के लिए। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू इसके नोट्स जो हैं प्रेफर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उनको मार्क करके अच्छे से पढ़ सकते हैं।